गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए देखते हैं 22 अक्टूबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम वीडियो में देखेंगे कोटेशन जो हम देखते हैं डेली। तो आज का कोटेशन है कि चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है, इंसानों की कीमत खोने के बाद। कोई भी जो चीज़ होता है, जैसे कि मान लीजिए मोबाइल, ओके, अगर आपको कोई भी नया मोबाइल लेना है तो आप उसको बहुत ज़्यादा सर्च करोगे, देखोगे क्या है कैसा है सब कुछ फीचर, ओके। और जैसे ही वो आपके पास आ जाता है तो फिर उसकी कीमत या फिर उसकी वैल्यू कम हो जाती है, यानी कि वो मिलने से पहले उसकी जो भी वैल्यू होती है वो होती है। बट इंसानों की जो वैल्यू होती है वो उनको खोने के बाद पता चलता है। चाहे वो कोई भी रिश्ता हो उस इंसान से, माता पिता हो, भाई बहन हो, या फिर कोई क्लोज पर्सन हो आपका, तो जब वो आपसे दूर चला जाएगा, जब आप उसको खो दोगे तो फिर आप उसका वैल्यू पहचानते हो। तो यहाँ पे आपको यही सीखना है कि हमें कोई भी चीज़ हो उसका वैल्यू हमेशा समझना है, हमेशा, ओके। वो हमारे पास नहीं हो तो भी, जब पास में हो तो भी, यानी कि आपको हमेशा उसका वैल्यू देना है, ओके। और ख़ास करके इंसानों की जब बात हो तो बिल्कुल हमेशा उसका वैल्यू आपको देना चाहिए, ओके। ऐसा ना हो कि जब वो आपके पास वो इंसान ना रहे, चाहे मम्मी पापा, भाई बहन या फिर कोई भी XYZ, वो इंसान आपके पास ना रहे तो फिर आपको पछतावा हो कि काश मैं ऐसे रहता, काश मैं उसके साथ वैसे व्यवहार किया होता, या फिर काश मैं उसके लिए ये चीज़ किया होता, चाहे वो किसी भी रिश्ते की बात हो रही है, ठीक है। तो आपको पछताना ना पड़े इसलिए आप हमेशा जब भी वो आपके पास में रहे तो आप उसका वैल्यू करिए, इंसान का या फिर कोई भी चीज़ का, ओके। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए देखते हैं जो हम देखते हैं डेली 21 डेज़ का चैलेंज। इस पर डेली बात होती है, आपको सिंपली ये 5 टास्क फॉलो करना होता है और ख़ुद को ईमानदारी से टोटल 5 में से नंबर देना होता है, कमेंट करके बताना होता है कि आपको मिनिमम 21 डेज़ तक डेली फॉलो करना है, मिनिमम 21 डेज़, क्योंकि इसको फॉलो करने में सिर्फ 1% ही सफल होते हैं, तो हमें उस 1% में आना है, ठीक है। फॉलो करते रहिएगा और जैसा भी आपका नंबर मिले वो कमेंट करके हमें बताइएगा। चलिए देखते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न आ रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो बताना है आपको कि ये जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसका नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। ये आपके सामने ऑप्शन दोस्तों, तो किसको बनाया गया है, विजया किशोर राहतकर को। किसको बनाया गया है, विजया किशोर राहतकर को बनाया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष, ओके। दोस्तों ये जो अध्यक्ष बनते हैं यहाँ पे उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, ओके। या तो 3 साल पहले हो जाए या तो उस व्यक्ति का 65 साल पूरा हो जाए सर्विस में, जो पहले हो जाए वो उनका होता है कार्यकाल, ओके। वैसे जनरली 3 साल का होता है। यहाँ पे दोस्तों पहले कौन थी इस पद पे, पहले यहाँ पे थी रेखा शर्मा। कौन थी यहाँ पे, रेखा शर्मा। तो अब उनका जगह ले रही है विजया किशोर राहतकर। ये इसकी 9वीं नंबर की अध्यक्ष बन रही है, यानी कि जो रेखा शर्मा थी वो 8वीं नंबर की थी, ओके। यहाँ पे दोस्तों बात हो रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग का। तो इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये भी हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसकी स्थापना हुई थी 31 जनवरी को। कब हुआ था, 31 जनवरी को। किस सन में हुआ था, 1992 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो अभी चर्चा में चल रहा है कि किसको बनाया गया अध्यक्ष, विजया किशोर राहतकर को। तो ये नाम इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है, और इसका स्थापना कब हुआ था ये सब भी हमें पता होना चाहिए, 31 जनवरी 1992 में, ओके। ये 3 साल के लिए पद होता है। ये 9वीं नंबर की बनी है, ओके। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्या है दोस्तों, भारतीय सेना स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में कर रही है। तो किसकी बात हो रही है, स्वावलंबन शक्ति अभ्यास की। तो बताना है कि इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, ओके। तो सामने आपके ऑप्शन दोस्तों कहाँ पे होगा, तो ये होगा उत्तर प्रदेश में। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको इमेजिन नहीं होगा कि ये जो शक्ति अभ्यास है ये यूपी में हो सकता है, तो इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ओके। दोस्तों ये जो अभ्यास हो रहा है ये भारतीय सेना का जो सुदर्शन कोर है, कौन, सुदर्शन कोर, वो यहाँ पे अभ्यास कर रहा है। इसके टोटल 1800 सैनिक यहाँ पे ये अभ्यास कर रहे हैं, ओके। ये यूपी में कहाँ पे हो रहा है, तो ये यूपी में झांसी में हो रहा है, ओके। झांसी के पास दोस्तों एक बबीना फील्ड फायरिंग रेंज है।
तो वहीं पे ये अभ्यास हो रहा है। आपको सिंपली जानना है कि झांसी में हो रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? ये जो अभ्यास हो रहा है कि इसका उद्देश्य ये है कि जो भी नई और उन्नत तकनीकी है उसका प्रयोग करके हमें सेना को युद्ध जो क्षमताएं होती है उसमें अव्वल बनाना है, उसमें सुधार करना है। यानी कि सेना को टोटली हमें अवेयर कराना है कि क्या क्या नई नई तकनीकी हैं जो हमें युद्ध में इस्तेमाल करनी है। ओके, तो कहाँ पे हो रहा है? उत्तर प्रदेश में, यानी कि उत्तर प्रदेश के झांसी में भारतीय सेना का सुदर्शन कोर्स जो है वहाँ के 1800 सैनिक यहाँ पे प्रैक्टिस या फिर अभ्यास कर रहे हैं। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? तो बताना है कि दोस्तों ये जो बात हो रही है ये हो रही है टेस्ट क्रिकेट की। किसकी? टेस्ट क्रिकेट की। तो इसमें सबसे कम गेंद में 300 विकेट किसने लिया है ये आपको बताना है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों किसने लिया है? तो ए कागिसो रबाडा ने। कहाँ के खिलाड़ी है ये है दोस्तों साउथ अफ्रीका के। कहाँ के है ये? साउथ अफ्रीका के ये गेंदबाज है जिन्होंने सबसे कम गेंद यूज करके टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट हासिल किया है। ओके दोस्तों, इन्होंने कितने बॉल फेंक करके ये 300 विकेट लिए हैं? तो ये 11,817 बॉल फेंक करके ये 300 विकेट ले लिए हैं। और इनसे पहले ये रिकॉर्ड किसके पास था? तो ये रिकॉर्ड इनसे पहले था पाकिस्तान के वकार यूनुस के पास। तो इन्होंने कितनी गेंद पे लिया था 300 विकेट टेस्ट में? तो इन्होंने लिया था 12,602 बॉल यूज करके। तो ये कहाँ के हैं? ये है दोस्तों साउथ अफ्रीका के। ओके, वहाँ के ये गेंदबाज है। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? पंचायती राज मंत्रालय ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण के लिए कहाँ राष्ट्रीय पंचायत सम्मेलन आयोजित करेगा? तो बताना है कि ये आयोजन कहाँ पे किया जाएगा। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों कहाँ पे किया जाएगा? हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। हैदराबाद में ये पंचायती राज मंत्रालय और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था है उसका सहयोग हो रहा है इसको आयोजन करने में। ओके दोस्तों, इस बार का विषय क्या है जो ये आयोजन होगा? इसका विषय ये है कि हमें जीवन को सरल कैसे बनाना है, साथ ही साथ जो ज़मीनी स्तर पे जो सेवाएं होती हैं उनको कैसे पहुंचाना है। ओके दोस्तों, ये जो पंचायती राज है, ये पंचायती राज ये किसका सपना था? ये सपना था गांधी जी का। तो इसमें क्या होता है कि जो गाँव का जो शासन होता है वो पंचायतों के द्वारा किया जाता है और गांव का सारा मामला पंचायत में ही निपट जाएगा। ओके, तो ये किसका ये विजन था, किसका सपना था? गांधी जी का। ओके, तो दोस्तों ये जो पंचायती राज सिस्टम है इसको सबसे पहले 1959 में लागू कर दिया था। किस राज्य ने? ये भी हमारे एग्जाम में पूछता है। तो ये राजस्थान ने। किसने? राजस्थान ने सबसे पहले इसको इम्प्लीमेंट किया था पंचायती राज को सबसे पहले। उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश जानने की ज़रूरत नहीं है सबसे पहले कौन किया था, बस ये हमारे एग्जाम में पूछता है। तो राजस्थान ने 1959 में। ओके, तब तक हमारे संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं था पंचायती राज से रिलेटेड। और फाइनली जा करके 1992 में आता है 73वां संविधान संशोधन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके, 73वां नंबर का। तो उसमें ये होता है कि पंचायतों का प्रावधान किया जाए। ओके, बात होती है कि हमें संविधान में भाग 9 जोड़ना है, साथ ही साथ संविधान में एक 11वीं अनुसूची जोड़ना है। और इस 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था पंचायती राज के विषय के बारे में। ओके, तो जो 11वीं अनुसूची थी उसमें पंचायती राज से रिलेटेड 29 विषय जोड़े गए थे। और दोस्तों ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है कि कौन से भाग में पंचायती राज है, तो भाग 9 में है। और कौन से अनुसूची में है, तो 11वीं अनुसूची में है पंचायती राज के बारे में। और एग्जाम में ये भी पूछता है कि पंचायती राज का जो 11वीं अनुसूची है उसमें कितने विषय हैं, तो 29 विषय है। ओके, तो ये सब बात हो रहा है किसका? पंचायती राज का, जो कि गांधी जी का विजन था। इसका ये जो आयोजन हो रहा है कहाँ पे हो रहा है? ये हैदराबाद में। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की S400 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है पैरा तैराकी का, यानी कि ऐसा तैराकी चैंपियनशिप है ये जहाँ पे कोई ना कोई डिसेबल जो होता है वही यहाँ पे भाग लेता है। तो ये जो 2024 में हुआ है इसमें पुरुषों का जो
400 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा, इसमें स्वर्ण यानी कि गोल्ड किसने जीता है ये आपको बताना है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों किसने जीता है, लाखन सिंह ने। किसने, लाखन सिंह ने। ये कहाँ के हैं दोस्तों, ये राजस्थान के हैं। ओके, और ये जो प्रतियोगिता हो रही थी ये कहाँ पे हो रही थी, तो ये हो रही थी पणजी में। पणजी मतलब गोवा, गोवा की ही तो राजधानी है पणजी। वहीं पे ये जो चैंपियनशिप है उसका आयोजन हो रहा था, जहाँ पे लाखन सिंह ने जीता है 100 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक। ओके दोस्तों, ये सब तो नॉलेज आपने देख लिया, बट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन घुमा फिरा करके कैसे आएगा। राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो पणजी में, गोवा में। पहला प्रश्न यहाँ से आ सकता है। और दूसरा प्रश्न यहीं से ऐसे बन सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहे लाखन सिंह जी का संबंध किस खेल से है, तो किससे है ये दोस्तों, ये है तैराकी से। किससे है, तैराकी से। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से घुमा फिरा करके बन सकते हैं, तो आपको माइंड में ये सब चीज़ें रखनी है। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, राज्य की जनता को भूमि अधिकार प्रदान कराने के लिए किस राज्य ने मिशन वसुंधरा के तीसरे चरण की शुरुआत की है। यानी कि जो मिशन वसुंधरा है ये किससे संबंधित है, भूमि अधिकार प्रदान कराने से। ओके, तो इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई है ये आपको बताना है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों कहाँ पे हुआ है, ये असम में हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कहाँ पे हुआ है ये, मिशन वसुंधरा असम में हुआ है। ओके, यहाँ पे दोस्तों क्या होगा इसके तहत जो भी भूमि से रिलेटेड कोई भी सेवा है या फिर कोई भी काम है उसको क्या किया जाएगा, डिजिटल कर दिया जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, उसका डिजिटलीकरण हो जाएगा। ओके, और उसी के साथ साथ जो भी भूमि होगा उसका मानचित्र भी तैयार किया जाएगा डिजिटल रूप में। तो ये सब काम किया जाएगा मिशन वसुंधरा के तहत, कहाँ पे, असम में। ओके दोस्तों, बात हो रहा है असम का, तो असम के सीएम और राज्यपाल यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ के सीएम कौन है, ये है हिमंत बिस्वा शर्मा। यहाँ के क्या है, सीएम है हिमंत बिस्वा शर्मा। ओके, और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो वो है दोस्तों लक्ष्मण आचार्य जी। ये दोस्तों मणिपुर के भी एडिशनल क्या है, गवर्नर हैं। तो ये मणिपुर के भी हैं और असम के भी हैं। तो ये मणिपुर के क्या हैं, ये एडिशनल ये गवर्नर है। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कौन सी राज्य सरकार करेगी। किसकी बात हो रही है, 18वें नंबर की प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कौन करेगा, कौन राज्य सरकार, ये आपको बताना है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों कौन करेगा, बी, उड़ीसा करेगा। कौन, उड़ीसा करेगा। कब से कब तक ये करेगा दोस्तों, 2025 में करेगा ये, 8 से लेकर के 10 जनवरी के बीच में। इसी डेट पे क्यों, क्योंकि दोस्तों 9 जनवरी, कब, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। ओके, तो इसी की खुशी में हर वर्ष क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। ओके, 8 से 10 जनवरी के बीच में इस बार उड़ीसा के भुवनेश्वर में मनाया जाएगा। ओके दोस्तों, जब ये गांधी जी 1915 में वापस आए थे तो सबसे पहला इन्होंने चंपारण सत्याग्रह अपनाया था। कब, ये 10 अप्रैल को 1917 ईयर जो था उस समय। ओके, ये दोस्तों ये चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था। बिहार में अंग्रेजों के द्वारा नील की खेती कराई जा रही थी। ओके, तो वहाँ से जो किसान आते थे वो परेशान होते थे। तो वहाँ के जो किसान थे एक, जिनका नाम है राजकुमार शुक्ल, इन्होंने गांधी जी को पत्र लिखा और बुलाया कि आप यहाँ पे आइए और अंग्रेज़ों से बात करके हमें ये जो नील की खेती है उससे मुक्त कराइए। ओके, तो इन्हीं के बुलाने पे गांधी जी पहुँचे थे बिहार में और वहीं पे चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था 1917 में। ओके, ये भारत में गांधी जी का पहला मूवमेंट था चंपारण सत्याग्रह। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये भी नाम एग्जाम में पूछता है कि किसने बुलाया था, तो राजकुमार शुक्ल ने। ओके, तो इस बार कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है दोस्तों उड़ीसा में। ओके, तो उड़ीसा के सीएम कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो वो है
मोहन चरण चरण मांझी। ये है प्रेजेंट टाइम में सीएम, कहाँ के? उड़ीसा के। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल प्रेजेंट टाइम में है रघुवर दास। ये है यहाँ के राज्यपाल। कहाँ की बात हो रही है? उड़ीसा की। यहीं पे होगा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 की बात हो रही है। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? भारत ने किस देश के बागान क्षेत्रों में 9 स्कूलों के उन्नयन के लिए अनुदान सहायता बढ़ाई है? यानी कि सिंपली आपको बताना है कि 9 जो स्कूल है वो किस देश में है जहाँ पे भारत अनुदान प्रोवाइड कर रहा है। ओके, यानी कि पैसा दे रहा है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों, कहाँ की बात हो रही है? ये श्रीलंका की, बी। श्रीलंका के जो स्कूल हैं, कितने? 9 स्कूल। वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सा डेवलपमेंट? जो स्कूल वहाँ पे जर्जर हो चुके हैं उनको फिर से बनाने के लिए, वहाँ पे स्कूलों में ई लाइब्रेरी ये का जो सेटअप होता है वो बनाने के लिए, साथ ही साथ वहाँ का जो स्कूल है उसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए, और स्मार्ट क्लास जो होता है वो बनाने के लिए, इन सब चीज़ के लिए पैसा प्रोवाइड कर रहा है कौन? भारत श्रीलंका के स्कूलों को। ओके दोस्तों, ये जो श्रीलंका है इन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आप जो अनुदान देते हो स्कूलों को उसको डबल कर दीजिए। ओके, तो अब हो गया है 600 मिलियन ये श्रीलंकाई रुपए की बात हो रही है। ओके, पहले भारत दे रहा था 300 मिलियन। ओके, तो अब डबल हो गया है 600 मिलियन। ओके, श्रीलंका ने डबल मांगा है इस बार, तो 300 से 600 मिलियन हो गया है। बात हो रही है श्रीलंका की। ओके, श्रीलंका का नाम दोस्तों पहले श्रीलंका नहीं था, पहले क्या था? पहले इसका नाम था सिलोन। क्या था? सिलोन। कब तक? 1972 तक। 1972 में इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया? लंका। क्या रखा गया? लंका। और फिर आगे जा कर के लंका के आगे श्री जोड़ दिया गया। तो ये कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 1978 में। तो पहले सिलोन फिर लंका हुआ 1972 में, उसके बाद लंका के आगे श्री जोड़ दिया गया 1978 में और बन गया क्या? श्रीलंका इसका पूरा नाम। ओके, इसकी दोस्तों राजधानी, 2 राजधानी है श्रीलंका की, एक है कोलंबो, ओके, और दूसरा है जयवर्धनेपुरा। क्या है? जयवर्धनेपुरा कोट्टे। ये है इसका दूसरा राजधानी। ओके, कोट्टे, ये दूसरा राजधानी। ये दोस्तों ये जो दूसरा वाला है ये विधायी राजधानी है। मतलब कोलंबो में ज़्यादा रश न हो, ज़्यादा जाम न लगे, ज़्यादा भीड़ भाड़ वहाँ पे न बढ़ जाए, तो इसलिए इसको थोड़ा सा अलग कर दिया गया है कि जो श्रीलंका की विधायी राजधानी होगी वो जयवर्धनेपुरा कोट्टे होगी। ओके दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच में एक जल संधि पाई जाती है, तो उसको क्या नाम दिया गया है? उसका नाम है पाक जल संधि। ओके, और इन्हीं 2 देशों के बीच में एक द्वीप पाया जाता है। इन्हीं 2 देशों के बीच में एक द्वीप पाया जाता है, तो उस द्वीप का क्या नाम है? तो वो है पंबन द्वीप। तो अगर आपके एग्जाम में पूछे कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा जल संधि है, तो पाक जल संधि है। और यदि ये पूछे कि पंबन द्वीप किन 2 देशों के बीच में है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में है। ओके, तो ये सब इम्पोर्टेंट था, आपको पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? हाल ही में किस राज्य सरकार ने क्रोनिक किडनी रोगियों को मुफ्त डायलिसिस सेवाएं प्रदान करने की घोषणा की है? यानी कि आपको बताना है कि जो भी किडनी से मतलब परेशान होंगे, वो उसके रोगी होंगे, उनको मुफ्त में डायलिसिस का इलाज देगा। तो कौन सा सरकार देगा, किसने किया है ये घोषणा, ये आपको बताना है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों, किसने किया है ये? हरियाणा ने। किसने? बी, हरियाणा ने। हरियाणा के सीएम कौन है दोस्तों? यहाँ के सीएम कौन है? तो अभी हाल ही में अपना दूसरा बार यहाँ पे टर्म ये शुरू किए हैं, नायब सिंह सैनी। दूसरी बार यहाँ पे सीएम बने हैं। ओके, यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। ये है यहाँ के राज्यपाल। ओके,
तो इन दोनों के द्वारा ये शुरू किया गया है कि अब हमारे राज्य में जो किडनी के रोगी होंगे उनको मुफ्त में डायलिसिस सेवाएं प्रदान की जाएगी। ओके, जो भी सरकारी वहाँ के अस्पताल है वहाँ पे। ओके दोस्तों, ये जो डायलिसिस का जो सेवा होता है यानी कि जो ये इलाज होता है, इसमें अगर कोई आम आदमी करवा रहा है तो 20,000 से 25,000 पर मंथ लगता है। ओके, तो इतने पैसे राज्य सरकार उठाएगी। यहाँ पे दोस्तों ये जो डायलिसिस होता है, ओके, इसमें जो किडनी में जो ब्लड, जो जैसे कि क्या है, हमारे शरीर में ब्लड हमेशा फिल्टर होता रहता है। ओके, तो जब आपकी किडनी में कोई समस्या हो जाती है तो जो रक्त होता है, रक्त वो फिल्टर नहीं होता है। उससे क्या होता है, जब फिल्टर नहीं होता है तो जो हमारे ब्लड में जो रसायन होते हैं वो असंतुलित हो जाते हैं, जिससे हमारे शरीर में और समस्याएं बढ़ने लगती हैं। ओके, तो ये जो डायलिसिस होता है इसका काम यही होता है कि जो हमारे रक्त में जो रसायन होते हैं उनको, या फिर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको ये बाहर निकालता है, डायलिसिस सेवाएं। ओके, तो ये क्या करता है, किडनी को स्वस्थ बनने में मदद करता है। तो ये जो शुरू किया गया है सेवा, ये कहाँ पे मुफ्त में होगा, ये होगा हरियाणा में। ओके, तो ध्यान देना है। आगे बढ़िए, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, हाल ही में किस मदरसा बोर्ड ने राज्य में अनिवार्य रूप से संस्कृत शिक्षा अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है? तो बताना है कि अब किस राज्य का मदरसा बोर्ड जो है वो संस्कृत शिक्षा को अनिवार्य बना रहा है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों, कहाँ का बात हो रहा है ये, तो ये बात हो रहा है ए उत्तराखंड का। कहाँ का, उत्तराखंड का जो मदरसा बोर्ड है उसने डिसाइड किया है कि हम अपने मदरसा में अब संस्कृत शिक्षा देंगे। ओके, तो ये जो यूके का मदरसा बोर्ड है उसके अध्यक्ष कौन है, ये भी हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही एक तरह से हिस्टोरिकल है, क्योंकि संस्कृत को माना जाता है कि ये एक हिंदुओं का मतलब सब्जेक्ट है। ओके, और मदरसा में दोस्तों मुस्लिम लोग पढ़ते हैं। ओके, तो मुस्लिम लोगों के द्वारा संस्कृत, जो कि हिंदुओं की भाषा है या फिर हिंदुओं का सब्जेक्ट है, वो पढ़ा जाएगा। तो ये बहुत ही हिस्टोरिकल डिसीजन है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यूके के जो मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो वो हैं मुफ्ती शमून कासमी। ओके, ये है यहाँ के जो मदरसा बोर्ड है उसके अध्यक्ष। ओके, इन्होंने भी कहा है कि हम बहुत दिन से ये प्लान कर रहे थे और फाइनली हम इसको अंजाम दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जो मदरसा बोर्ड है वहाँ पे संस्कृत शिक्षा तो दी ही जाएगी, साथ ही साथ यहाँ पे कंप्यूटर का भी नॉलेज दिया जाएगा। ओके, यानी कि इनका सारा फोकस ये है कि हमें बच्चों में चौमुखी विकास करना है, यानी कि ये लोग बिल्कुल डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं। ओके, तो इसलिए बहुत अच्छी बात है ये। यहाँ पे बात हो रहा है उत्तराखंड का। ओके, तो यहाँ के सीएम और यहाँ के राज्यपाल इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ के सीएम कौन है, तो सीएम है पुष्कर सिंह धामी जी, यहाँ के सीएम है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल है गुरमीत सिंह जी। ओके, तो इम्पोर्टेंट है, मदरसा बोर्ड शुरू कर रहा है संस्कृत शिक्षा, कहाँ का, उत्तराखंड का। ओके, चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी आपकी बढ़ी हो, थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी तैयारी में मन से लगे रहिए। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।